दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, कतरा कतरा भी दिया वतन के वास्ते। ध्यान से सुनिएगा। कतरा कतरा भी दिया वतन के वास्ते, एक बूंद तक न बचाई हमने वतन के वास्ते। यूं तो रोज मरते हैं लाखों लोग, यूं तो रोज मरते हैं लाखों लोग। हर रोज पर मरना तो उसको कहते हैं जिसकी जान जाए वतन के वास्ते। हर रोज तो मरना उसको कहते हैं जिसकी जान जाए वतन के वास्ते। नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक और कहानी जिसका नाम है विश्वास। आवाज सरोज शर्मा। उन दिनों मिस जोशी बम्बई सभ्य समाज की राधिका थी तो वो एक छोटी सी कन्या विद्यालय की अध्यापिका, पर उनका ठाट बाट मान सम्मान बड़ी बड़ी धनराशियों को भी लज्जित करता था। वह एक बड़े महल में रहती थी जो किसी जमाने में सतारा के महाराजा का निवास स्थान हुआ करता था। वह सारे दिन नगर के रईसों, राजों, राज कर्मचारियों का तांता लगा रहता था। वह सारे प्रांत के धन और क्रांति के उपासकों की देवी थी। अगर किसी को खिताब का खप था तो वह मिस जोशी को खुशामद करता था। किसी को अपने या अपने संबंधों के लिए कोई अच्छा ओहदा मिलाने की धुन थी तो वह थी मिस जोशी की आराधना करता था। सरकारी इमारतों के ठेके, नमक, शराब, अफीम आदि सरकारी चीजों के ठेके, लोहे, लकड़ी, कलपुर्जे आदि के ठेके सब मिस जोशी ही के हाथों में थे। जो कुछ करती थी वही करती थी, जो कुछ होता था उन्हीं के हाथों होता था। जिस वक्त वो अपनी अरबी घोड़ों की फिटन पर सैर करने के लिए निकलती तो रईसों के सवारियां आप ही आप रास्ते से हट जाती थी। बड़े बड़े दुकानदार खड़े हो होकर सलाम करने लगते थे। वह रूपवती थी, लेकिन नगर में उससे बढ़कर रूपवती रमणियां भी थीं। वह सुशिक्षित थी, वाक्चातुर थी, गाने में निपुण, हंसती तो अनोखी छवि से, बोलती तो निराली छटा से, ताकती तो बाकी चितवन से। लेकिन इन गुणों में उनका एकाधिपत्य न था। उनकी प्रतिष्ठा, शक्ति और कीर्ति का कुछ और ही रहस्य था। सारा नगर ही नहीं, सारे प्रांत का बच्चा बच्चा जानता था कि बंबई के गवर्नर मिस्टर जौहरी मिस जोशी के बिना दामों के गुलाम हैं। मिस जोशी की आंखों का इशारा उनके लिए नादिर शाही हुक्म है। वह थिएटरों में, दावतों में, जलसों में मिस जोशी के साथ साए की भांत रहते हैं और कभी कभी उनकी मोटर रात के सन्नाटे में मिस जोशी के मकान से निकलती हुई लोगों को दिखाई देती है। इस प्रेम में वासना की मात्रा अधिक है या भक्ति की, यह कोई नहीं जानता। लेकिन मिस्टर जौहरी विवाहित हैं और मिस जोशी विधवा, इसलिए जो लोग उनके प्रेम को कलुषित करते हैं वे उन पर कोई अत्याचार नहीं करते। बंबई की व्यवस्थापिका सभा ने अनाज पर कर लगा दिया था और जनता की ओर से उसका विरोध करने के लिए एक विराट सभा हो रही थी। सभी नगरों में प्रजा के प्रतिनिधि उनमें सम्मिलित होने के लिए हजारों की संख्या में आए थे। मिस जोशी के विशाल भवन के सामने दौड़े मकान में हरी हरी घास पर बंबई की जनता अपनी फरियाद सुनाने के लिए जमा थी। अभी तक सभापति न आए थे, इसलिए लोग बैठे गपशप कर रहे थे। कोई कर्मचारियों पर आक्षेप करता था तो कोई देश की स्थिति पर, कोई अपनी दीनता पर। अगर हम लोगों में अकड़ने का जरा भी सामर्थ्य होता तो मजाल थी कि कर लगा दिया जाता। अधिकारियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। हमारा जरूरत से ज्यादा सीधापन हमें अधिकारियों के हाथों का खिलौना बनाए हुए है। वे जानते हैं कि इन्हें जितना दबाते जाओ उतना दबते जाएंगे, के लिए बैठे हुए थे। मिस जोशी मेहमानों का आदर सत्कार कर रही थी और मिस्टर जौहरी आराम कुर्सी पर लेटे इन जन समूह को घृणा और भय की दृष्टि से देख रहे थे।
सहसा सभापति महाशय आपटे एक किराए के तांगे पर आते दिखाई दिए। चारों तरफ हलचल मच गई। लोग उठ उठकर उनका स्वागत करने के लिए दौड़े और उन्हें लाकर मंच पर बैठा दिया। आपटे की अवस्था 30 से 35 वर्ष से अधिक न थी। दुबले पतले आदमी थे। मुख पर चिंता का गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ था। बाल भी पक चले थे। मुख पर सरल रहस्य की रेखा झलक रही थी। वह एक सफेद मोटा कुर्ता पहने थे। न पाँव में जूते थे, न सिर पर टोपी। इस अर्धनग्न, दुर्बल, निस्तेज प्राणी में न जाने कौन सा जादू था कि समस्त जनता उसकी पूजा करती थी, उसके पैरों पर सिर रगड़ती थी। शहर का सारा कारोबार मिट सकता था। अधिकारियों को उसके भय से नींद न आती थी। रात को सोते सोते चौंक पड़ते थे। उससे ज्यादा भयंकर जंतु अधिकारियों की दृष्टि में दूसरा कोई न था। यह प्रचंड शासन शक्ति उस एक हड्डी के आदमी से थर थर कांपती रहती थी, क्योंकि उस हड्डी में एक पवित्र, निष्कलंक, बलवान और दिव्य आत्मा का निवास था। आपटे ने मंच पर खड़े होकर पहले जनता को शांतचित्त रहने और अहिंसा व्रत पालन करने का आदेश दिया। फिर देश की राजनीति स्थिति का वर्णन करने लगा। सहसा उसकी दृष्टि सामने मिस जोशी के बरामदे की ओर गई तो उनका प्रजा दुख पीड़ित हृदय तिलमिला उठा। यहाँ अगणित प्राणी अपनी विपत्ति की फरियाद सुनाने के लिए जमा थे और वहाँ मेजों पर चाय और बिस्किट, मेवे, फल, बर्फ और शराब के तमाशे हो रहे थे। वे लोग इन अभागों को देख देख के हंसते और तालियां बजाते थे। जीवन में पहली बार आपटे की जबान काबू से बाहर हो गई थी। मेघ की भांत गरज कर बोले, इधर तो हमारे भाई दाने दाने को मोहताज होते जा रहे हैं। उधर अनाज पर कर लगाया जा रहा है, केवल इसलिए कि राज्य कर्मचारियों के हलवे पूरी में कमी ना हो। हम जो देश के राजा हैं, जो छाती फाड़ कर धरती से धन निकलवाते हैं, भूखों मरते हैं, और वे लोग जिन्हें हमने अपने सुख और शांति की व्यवस्था के लिए रखा है, हमारे स्वामी बने हुए शराबों की बोतलों को उड़ाते रहते हैं। कितनी अनोखी बात है कि स्वामी भूखों मरे और सेवक शराब उड़ाए, मेवे खाए और इटली और स्पेन की मिठाइयाँ चले। यह किसका अपराध है? क्या सेवकों का? नहीं नहीं, कदापि नहीं। हमारा ही अपराध है कि हमने अपने सेवकों को इतने अधिकार दे रखा है। आज हम उच्च स्वर से कह देना चाहते हैं कि हम यह क्रूर और कुटिल व्यवहार नहीं सह सकते हैं। यह हमारे लिए असहाय है कि हम और हमारे बाल बच्चे दोनों को तरसें और कर्मचारी लोग विलास में डूबे हुए हमारे करुण क्रंदन की जरा भी परवाह न करते हुए विहार करें। यह असहाय है कि हमारे घरों में चूल्हे न जले और कर्मचारी लोग थिएटरों में ऐश करें। कर्मचारी अपनी क्रीड़ाओं में मग्न हो, जहाँ स्त्रियां गलियों में ठोकरें खाती फिरती हों और अध्यापिकाओं का वेश धारण करने वाले आमोद प्रमोद के नशे में चूर हों। एकाएक सशस्त्र सिपाहियों के दल में हलचल मच पड़ी। उनका अफसर हुक्म दे रहा था, सभा भंग कर दो, नेताओं को पकड़ लो, कोई जाने न पाए। यह विद्रोहात्मक व्याख्यान है। मिस्टर जौहरी ने पुलिस के अफसर को इशारे से बुलाकर कहा, और किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, आपटे ही को पकड़ो, वही हमारा शत्रु है। पुलिस ने डंडे चलाने शुरू कर दिए और कई सिपाहियों के साथ जाकर अफसर ने आपटे को गिरफ्तार कर लिया। जनता ने त्योरियां बदली। अपने प्यारे नेता को यूं गिरफ्तार होते देखकर उनका धैर्य हाथ से जाता रहा। लेकिन उसी वक्त आपटे की ललकार सुनाई दी, तुमने अहिंसा व्रत लिया है और अगर किसी ने उस व्रत को तोड़ा तो उसका दोष मेरे सिर होगा। मैं तुमसे सविनय अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने घर जाओ। अधिकारियों ने वही किया जो हम समझते थे। इस सभा से हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। हम यहाँ बदला करने के लिए नहीं हम यहाँ बदलाव करने के लिए नहीं, केवल संसार की नैतिक सहानुभूति प्राप्त करने के लिए जमा हुए थे और हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। एक क्षण में सभा भंग हो गई और आपटे पुलिस की हवालात में भेज दिए गए। मिस्टर जौहरी ने कहा, बच्चा बहुत दिनों के बाद पंजे में आया है। राजद्रोह का मुकदमा चलाकर कम से कम 10 साल के लिए अंडमान भेज दूंगा।
मिस जोशी, इससे क्या फायदा होगा? क्यों? उसको अपने किए की सजा मिल जाएगी, लेकिन सोचिए हमें उसका कितना मूल्य देना पड़ेगा। अभी जिस बात को गिने गिनाए लोग जानते हैं वो सारे संसार में फैलेगी और हम कहीं मुंह दिखाने लायक न रहेंगे। आज अखबारों के संवाददाताओं की जवान तो नहीं बंद कर सकते। कुछ भी हो, मैं इसे जेल में सड़ाना चाहता हूँ। कुछ दिनों के लिए तो चैन की नींद नसीब होगी। बदनामी से तो डरना ही व्यर्थ है। हम प्रांत के सारे समाचार पत्रों को अपने समाचार का राग लापने के लिए मोल ले सकते हैं। हम प्रत्येक लांछन को झूठा साबित कर सकते हैं। आपटे पर मिथ्या दोषारोपण का अपराध लगा सकते हैं। मैं इसे सहज उपाय बतला सकती हूँ। आप आपटे को मेरे हाथ में छोड़ दीजिए। मैं उससे मिलूंगी और उन यंत्रों से जिनका प्रयोग करने में हमारी जाति सिद्धहस्त है, उसके आंतरिक भाव और विचारों की थाह लेकर आपके सामने रख दूंगी। मैं ऐसे प्रमाण खोलकर निकालना चाहती हूँ जिनके उत्तर में उसे मुंह खोलने का साहस न हो और संसार की सहानुभूति उसके बदले हमारे साथ हो। चारों ओर से यही आवाज आए कि यह कपटी और धूर्त था और सरकार ने उसके साथ वही व्यवहार किया है जो होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह षड्यंत्रकारियों का मुखिया है और मैं इसे सिद्ध कर देना चाहती हूँ। मैं उसे जनता की दृष्टि में देवता नहीं बनना चाहती, जनता की दृष्टि में देवता नहीं बनाना चाहती, उसको राक्षस के रूप में दिखाना चाहती हूँ। यह काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रखा है। आपटे राजनीति में बड़ा ही चतुर आदमी है। ऐसा कोई पुरुष नहीं जिस पर युवती अपनी मोहनी न डाल सके। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम यह काम पूरा कर दिखाओगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो केवल उसे दंड देना चाहता हूँ। तो हुक्म दे दीजिए कि वह इसी वक्त छोड़ दिया जाए। जनता कहीं यह तो न समझेगी कि सरकार डर गई। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में तो जनता पर इस व्यवहार का बहुत अच्छा असर पड़ेगा। लोग समझेंगे कि सरकार ने जनमत का सम्मान किया है। लेकिन तुम्हें उसके घर जाते लोग देखेंगे तो मन में क्या कहेंगे? नकाब डालकर जाऊंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मुझे तो अब भी भय है कि वह तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखेगा और तुम्हारे पंजे में न आएगा। लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो आजमा कर देख लो। यह कहकर मिस्टर जौहरी ने मिस जोशी को प्रेममय नेत्रों से देखा, हाथ मिलाया और चले गए। आकाश पर तारे निकले हुए थे। चैत की शीतल सुखद वायु चल रही थी। सामने के चौड़े मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन मिस जोशी को ऐसा मालूम हुआ मानो आपटे मंच पर खड़ा बोल रहा है। उसका शांत, सौम्य, विषादमय स्वरूप उसकी आंखों में समाया हुआ था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। आपका मोटिवेशन ही हमारा मोटिवेशन है।